हेलो साथियों, कैसे हैं? सुयान एकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, ये वीडियो लेक्चर जो है आपको जैसा कि पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो है वो हमारा टॉपिक चल रहा है फर्स्ट ग्रेड सीरीज के अंदर, जो सीरीज है उसके अंदर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर अभी तक जो हमने है वो कुछ मैंने आपको पोर्शन जो पढ़ाया है इससे पहले, जो 2 वीडियो हमारे हैं वो वेक्टर जो एनालिसिस है उसका पोर्शन है, क्योंकि वो पोर्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जब हम आगे सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट जो है वो अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा हमारे यूज आने वाला है। ठीक है, आप देखिए अगर वो चीज़ आपको समझ में आ गई है ना, ठीक है, उसको ढंग से समझ लीजिए कि एरिया एलिमेंट क्या है, लाइन एलिमेंट क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट क्या है, किस कोऑर्डिनेट और सिस्टम में, उसके अकॉर्डिंग जब यहाँ हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो बहुत इजी होने वाले हैं आपके लिए क्वेश्चन। जब आप 11th-12th वाला पोर्शन में जाते हैं तब आपके सिलेंडर और ये वाला जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो पोर्शन है मैग्नेटोस्टैटिक्स में, उसमें ये पोर्शन जो होता है वो नहीं होता है आपके, है ना। सिर्फ आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये सब चीज़ बात करते हैं, इसलिए वहाँ पे जो इंटीग्रल की इक्वेशंस बनती है वो इतनी डिफिकल्ट बनती है, ठीक है, कि आप उसमें बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन करने पड़ते हैं तब जाके आपकी वो इक्वेशन सोल्व होती है। और अगर ये चीज़ आपके पास है तो आप सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप में कोई भी जो इक्वेशन है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ये सब चीज़ें जो ज्ञात करते हैं वो आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ जो डील करने वाले हैं वो करने वाले हैं नॉर्मली, आप देखिए जब भी हम किसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, चाहे वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो और चाहे वो अगर मैग्नेटोस्टैटिक्स में जाएंगे तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, हम कंटिन्यूस जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी ज़्यादा बात करते बजाय कि पॉइंट के भाई, है ना। आपको कभी देखना पॉइंट चार्ज के क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे या मिलेंगे ही नहीं, वो समय बीत गया जब आपको पॉइंट चार्ज के क्वेश्चन मिला करते थे। ठीक है, तो जब आप देखिए आपको कितना हेल्पफुल करने वाला जो आप भंगे पढ़ेंगे आपके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी होने वाले हैं अगर आपने वो 2 वीडियो मेरे अच्छे से समझ लिए हैं तो। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं आज। तो अब हमारा आज जो मेनली आप मान सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का शुभारंभ आज मान सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में आज हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, चलिए सबसे पहले जब भी हम वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रो के बारे में जो भी चीज़ बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ आती है दिमाग में? सबसे पहले जो चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट है वो है चार्ज। ठीक है, चार्ज मतलब आवेश। तो आवेश क्या है ना। तो आवेश का मतलब क्या है? आवेश का मतलब है कि ये एक तरह से मान लीजिए कि एक जो मैटर है उसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है? इसकी वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्सपीरियंस करता है कोई भी जो है आपके पदार्थ, तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है, उसमें चार्ज की वजह से ही वो चीज़ होता है। ठीक है, दूसरी बात, जिस भी चीज़ के अंदर, जिस भी मैटर के अंदर जो है, या ऐसा कह सकते हैं कोई भी अगर चार्ज है तो उसमें मास होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कोई भी मास तो उसके अंदर चार्ज हो। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, कोई भी अगर चार्ज है तो उसमें 100% ये है कि उसमें क्या होगा, मास होगा ही होगा, लेकिन उसके अंदर कोई मास है तो 100% जरूरी नहीं कि उसमें क्या हो, चार्ज हो। ठीक है, दूसरा चार्ज पैदा कैसे होता है, ये सब चीज़ें आप पहले से जानते हैं। ठीक है, चार्ज के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो सारे पहले से आप जानते हैं, मैं उसको बहुत ज़्यादा अंदर तक जाने की नहीं करूँगा क्योंकि हमारे कोर्स में ना तो वो आने वाला है, एग्जाम में आपको कोई नहीं पूछेगा चार्ज क्या होता है। ठीक है, फिर भी क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें स्टार्टिंग से हमें लेनी पड़ेगी, तो चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज का मतलब है हर चार्ज का जब भी आपके दिमाग में जो कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप किस पे चले जाए, सबसे पहले चले जाए पदार्थ पे, यानी कि सब्सटेंस। सब्सटेंस किससे बना है? एटम से। एटम किससे बना है? एटम बना है अपने फंडामेंटल पार्टिकल, जो मेनली हम 3 की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं? नाभिक के अंदर होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में। उसके बाद में बाहर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। एक एटम होता है उसमें टोटल न्यूट्रॉन और टोटल प्रोटॉन और टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होता है क्या है? नेगेटिव चार्ज है। समझ में आ गया? जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है। तो ओवरऑल एटम पे चार्ज कितना हुआ? 0। तो इसका मतलब एक एटम जो होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। एटम पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 0। किसकी बात कर रहे हैं? एटम की। ठीक है, लेकिन अब एटम पे 0 होता है, लेकिन उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन के नंबर, देखिए अब एटम में क्या होता है, प्रोटॉन जो है वो सबसे बीच में है, न्यूट्रॉन भी बीच में है, चारों तरफ कौन है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चारों तरफ कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए मुझे इसके साथ डील करनी, मैं चाहे मान लीजिए फ्रिक्शन की वजह से चार्ज पैदा करता हूँ, चाहे और भी किसी तरीके से, तो इसका मतलब क्या है, जब मैं जाता हूँ तो सबसे पहले मैं इंटरेक्ट किससे होऊंगा? सबसे पहले इंटरेक्ट होऊंगा मैं इस इलेक्ट्रॉन से जो सबसे बाहर वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में अगर मैं कमी कर देता हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए 10 यहाँ पे प्रोटॉन थे, 10 ही क्या थे? इलेक्ट्रॉन थे। तो 10 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन में निकाले तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 9 बचे। प्रोटॉन कितने बचे? 10। तो कुल मिला के एवरेज चार्ज कितना आ गया? पॉजिटिव ई आ गया।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एटम जो है वो चार्ज हो गया। कब हो गया, जब इलेक्ट्रॉन को हमने कम कर दिया। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन में इसके अंदर डाल देता हूँ एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब प्रोटॉन 10 है, इलेक्ट्रॉन कितने 11 हो गए, तो इसका मतलब 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, बचा क्या, एक नेगेटिव चार्ज, तो उसमें क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉन घटते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम चार्ज को पैदा करते हैं, और कोई दूसरा तरीका नहीं है चार्ज पैदा करने का। आप सोचो कि प्रोटॉन को निकाल लूँ तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हो गया कंसेप्ट एक क्लियर। तो चार्ज किसकी वजह से होता है, मेनली जो चार्ज है वो किसकी वजह से है, वो होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, किसी भी पदार्थ पे जो चार्ज होता है किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज होता है। पॉजिटिव नेगेटिव चाहे कुछ भी हो, वो कमी या अधिकता से उनको शो करते हैं। ठीक है, चार्ज के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, अब इसकी डायमेंशन पे मैं नहीं जा रहा, गुलाम इसको कहते हैं, माइक्रो गुलाम में भी निकालते हैं, ये सारी चीजें आपको बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, नहीं कि 11th 12th क्लास पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं, पहली बार डील नहीं कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं वो चीज़ें स्किप कर रहा हूँ। हमें काम की जो चीज़ें उस पर हमें आना है कम समय में बहुत ज़्यादा कोर्स करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पहली जो चीज़ आती है चार्ज पर, वो आती है क्वांटाइजेशन। क्या आती है, क्वांटाइजेशन, चार्ज का क्वांटाइजेशन यानी कि क्वांटीकरण। ठीक है, तो चार्ज का जो क्वांटाइजेशन है यानी कि क्वांटीकरण है, वो क्या होता है, वो देखिए, है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या पढ़ाया, यहाँ पे मैंने ये कहा कि जब भी आप किसी भी पदार्थ पर चार्ज क्या करते हैं, चार्ज उस पर पॉजिटिव करते हैं या नेगेटिव कर उसको चार्ज करते हैं, तो क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं या इलेक्ट्रॉन को, है ना, उसको देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज फिक्स है। कितना है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम फिक्स चार्ज है। ठीक है, क्या है, एक फिक्स चार्ज है, कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज फिक्स है। चाहे प्रोटॉन की बात करो चाहे इलेक्ट्रॉन की बात करो। तो इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, हालांकि वो माइनस में है ना, तो माइनस की बात में अभी उसकी प्रकृति की बात नहीं कर रहा, नेचर की, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, इतना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो आप एक निकाल सकते हैं या इलेक्ट्रॉन दो निकाल सकते हैं या तीन निकाल सकते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है किसी एटम में से आपने आधा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया हो, ठीक है, या ऐसा हो कि आपने इसमें से 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया हो, या मान लीजिए आधे के बजाय 0.7 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया हो, कभी भी नहीं निकाल सकते ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर आप किसी भी वस्तु को चार्ज करते हैं, किसी भी पदार्थ को चार्ज करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या बढ़ती या घटती है वो इस ई के मल्टीपल में बढ़ती है। क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये चार्ज पॉजिटिव में बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये चार्ज नेगेटिव में बढ़ जाएगा, दो देंगे तो इसको दो के मल्टीप्लाई होकर फिर हो जाएगा। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इसका आधा इलेक्ट्रॉन आप दे दें आधा इलेक्ट्रॉन निकाल दें, ऐसा कभी नहीं होता। इलेक्ट्रॉन को आप आगे नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वो क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है, मूल कण है, उसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता। मूल कण का मतलब क्या होता है, जो किसी और से मिलके नहीं बना होता है। जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमारा एक ये मूल फंडामेंटल पार्टिकल का भी हम एक लेक्चर, 2 लेक्चर लेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, वहां से क्वेश्चन भी बनता है सीधा सीधा सिंपल सा। ठीक है, तो वो जब तब की देखेंगे, लेकिन अभी आप ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन क्या है, मूल पार्टिकल, फंडामेंटल, इसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप चार्ज बढ़ाते हैं घटाते हैं तो इसका मतलब इसके मल्टीपल में रहेंगे। तो किसी भी वस्तु पर जो चार्ज क्यू होगा वो क्या रहेगा, इसके मल्टीपल में ही रहेगा। ठीक है, इसके क्या रहेगा, मल्टीपल में। तो मान लीजिए कि आपके पास किसी वस्तु पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया कि किसी वस्तु पे जो चार्ज है वो हो गया कितना, ये इतना चार्ज है। ठीक है, ये कूलम चार्ज है। अब आपको पूछा कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। ठीक है, पहली बात तो चलिए ये पॉजिटिव कर देते हैं, तो उस सब्सटेंस पे ये अब आपसे पूछा जाएगा उसके बारे में कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या कमी है, वो ज्ञात कीजिए, कितने होंगे ये ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ऐसा आएगा। तो यहाँ से क्या देखना है, सबसे पहले ये देखो ये क्या है, पॉजिटिव में है। पॉजिटिव होने का मतलब है, पॉजिटिव होने का मतलब है कि आपने उस सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। समझ में आ रहा है, अभी मैंने आपको बताया था, जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसका मतलब अपने आप प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, उसमें से निकाले गए पॉजिटिव आने के बाद। अब कितने निकाले हैं, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, जो आपका Q है ये रख दीजिए, डिवाइडेड बाय n ई का मान कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये इसमें भाग दोगे कितनी बार गया, 2 बार। यहाँ से ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, तो 2 और 0। इसका मतलब क्या हुआ, 20 इलेक्ट्रॉन। जब किसी भी वस्तु पे पॉजिटिव ये चार्ज है तो इसका मतलब क्या है, 20 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गए, बाहर निकले हैं। ठीक है, यही ये क्वेश्चन ऐसे होता है नेगेटिव में। तो इसका मतलब क्या होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज है तो उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। तो ये क्या था, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तब जाके उस पर चार्ज कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, आगे समझ में, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या ध्यान रखना है, यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव, वो क्या डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं, इलेक्ट्रॉन लिए हैं या इलेक्ट्रॉन आपने
क्या किए दिए हैं उस पर ये डिपेंड करता है। फिर चार्ज कैसे निकालेंगे नंबर, तो इस तरह से ये अपना नंबर निकल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन वैसे तो आजकल नहीं बनाते क्योंकि अब हम इससे आगे बढ़ चुके हैं, फिर भी देख लीजिए अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो चार्ज में मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा समझाने का कुछ नहीं है, बाकी मैं चीज़ आपसे नहीं लूँगा कि चार्ज कैसा होता है। दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। दोनों चार्ज में अट्रैक्शन अगर सेम है तो रिपल्सन होगा, और विपरीत चार्ज है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, उसकी डायमेंशन क्या होगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डायमेंशन नहीं लूँगा। डायमेंशन वाला आप देखना चाहो तो चैप्टर नंबर जो आपका वीडियो जो आपका वीडियो सीरीज है अपनी फर्स्ट, उसका फर्स्ट लेक्चर है ना, तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर आप जाके देखोगे तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज, रेजिस्टेंस सब के लिए कैसे निकलती है डायमेंशन, वो सारा सिखा रखा है आपको बड़े सिंपल तरीके से। ठीक है, तो चार्ज का काम मेरा यहाँ खत्म हो गया है। ठीक है, चार्ज पैदा कैसे करते हैं, फ्रिक्शन से कर सकते हैं। दूसरा इंड्यूस करके। इंड्यूस कैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के पास आप कोई चार्ज ले जाते हैं, है ना, कोई चार्ज हमने क्या ले गया, कंडक्टर है, कंडक्टर के पास कोई चार्ज हम क्या करते हैं लेके जाते हैं। चार्ज कोई मान लीजिए वस्तु है, उसको तो क्या करेगी, इसको इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींच लेगी और जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो क्या चल जाएगा इसमें। इसका मतलब क्या होता है, इसको ध्रुवण, पोलराइजेशन हो जाता है। अब इसको क्या करते हैं हम अर्थ से जोड़ देते हैं। तो जैसे अर्थ से जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलेंगे, इस वाले पार्ट में क्या कर देंगे, क्योंकि अर्थ क्या है, अर्थ की धारिता, संधारिता की धारिता पढ़ने वाले ना, जो अर्थ की कैपेसिटी है, धारिता, वो क्या होती है, इनफाइनाइट, यानी कितना भी चार्ज ले सकती है, कितना भी चार्ज दे सकती है। ठीक है, तो कुल मिला के जैसे अर्थ करेंगे अर्थ से, तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। जैसे इसको हटाओगे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कंप्लीटली फैल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये चार्ज हो गया। उस पर पॉजिटिव चार्ज लाना है तो यहाँ जो आप रोड ला रहे हो उसको क्या लो, पॉजिटिव वाले ले आओ, उससे हम क्या कर सकते हैं, ये उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, इंड्यूस करना। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को पैदा कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना भाई। यहाँ तक तो कहा था चार्ज के बारे में, क्योंकि हम चार्ज से डील करने वाले से चार्ज के बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी था। अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है, विद्युत, स्थिर विद्युतिकी। तो स्थिर विद्युतिकी का मतलब स्थिर नाम क्यों लिया, खाली विद्युतिकी नहीं हो सकता था क्या भाई, खाली विद्युतिकी हो सकता था, नहीं हो सकता था। चार्ज है, चार्ज का एक फोर्स होगा, ठीक है, उसकी चारों तरफ जो भी हम फिजिक्स पढ़ेंगे वो सारी क्या होगी, विद्युतिकी होगी। लेकिन स्थिर को अलग से पढ़ रहे हैं, गति कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्थिर विद्युत का मतलब क्या है कि स्थिर जो चार्ज है, जो गति नहीं कर रहा है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, उसकी सारी जो उसकी क्या कह सकते हैं कि फिनोमिना होंगे, गुण धर्म होंगे उसके, वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन चार्ज गति करेगा तो क्या होगा, ऐसा क्या हो जाता है कि चार्ज गति करने पे कुछ और चीज़ हो जाती है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर कोई चार्ज स्टेबल है, v = 0 है, तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। ठीक है, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक व मैग्नेटिक दोनों फील्ड होंगे। क्या होंगे उसके, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। क्यों होंगे उसकी बात मैं भी बताता हूँ आपको। फिर अगर मान लीजिए ये क्या करता है, एसोलेटेड मोशन करता है, क्या करता है, एसोलेटेड मोशन करता है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ये क्या होंगे, वेरिंग फील्ड होंगे। इसके क्या होगी, ये वेरी करेंगे, उसके साथ साथ में क्या होगा, रेडिएशन एमिट होगा। क्या होगी, रेडिएशन जो है वो एमिट करेगा। कौन एमिट करेगा, चार्ज जो है वो रेडिएशन एमिट करेगा। ठीक है, तीन कंडीशन है कि जब चार्ज स्टेबल है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसका मतलब क्या है, स्थिर विद्युत किसका पार्ट है, इसका पार्ट। यहाँ पे आपको चार्ज को मोशन नहीं करवाना है, तब जाके क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ठीक है, ओनली जब चार्ज मोशन करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्यों रहता है, क्योंकि जब चार्ज मोशन करेगा, तो आप एक चीज ध्यान रखिए, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं इसलिए मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ, नहीं तो मैं जब आपको मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ाता तब जाके उस चीज को लेता। होता क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्यों उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जब चार्ज गति करता है तो चार्ज क्या होता है, उसके चारों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब वो गति करेगा तो क्या होगा, किसी एरिया में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करती है, वेरी करती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, विद्युत तरंगे जो है, विद्युत बल रेखाएं जो है वो क्या करती है, विद्युत बल रेखाएं जो उनकी संख्या में क्या होती है, चेंजेज होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स। तो उसका फ्लक्स क्या हुआ, चेंज हुआ। और जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहाँ क्या पैदा होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, जो हम फैराडे के नियम से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसमें क्या हुआ, जब ये एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो उसकी फील्ड लाइंस जो होती है वो क्या करती है, आपने देखा होगा, आप ऐसा करना कभी बाइक पे या फिर गाड़ी में कभी होना, तो एक कपड़ा लेना है ना, इतना लंबा कपड़ा लेना, उसको बाहर रख के और फिर स्पीड से गाड़ी चलाना, एक्सेलरेटेड मोशन करना, तो क्या होगा, कपड़ा कुछ इस तरह से
देखो क्या होगा ना, इस तरह से वो ऐसे झटके खाएगा कपड़े से, वेव की तरह चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे जो फील्ड लाइन है वो किसकी तरह चलती है, वेव्स की तरह चलती है। और उसमें से क्या होता है, इस तरह से जो एक्सलेटेड मोशन होता है उसकी वजह से क्या होती है, रेडिएशन जो है वो एमिट होती है। और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, वेरिंग होते हैं, जो समय के साथ क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ हमारा, तीन जो केस है वो आपको समझ में आ गए। कंसेप्ट है जब आपके स्थिर विद्युत की, इसका मतलब चार्ज स्टेबल है, कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करता है, करंट वाला केस तो क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। और एक्सलेटेड मोशन करेगा तो क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। ठीक है, और तीनों के तीनों जो फॉर्मूले हैं, तीनों की तीनों जो कंडीशन है वो हम यहाँ पे जो आपकी मैग्नेटिक थ्योरी है उसमें पढ़ने वाले हैं। ये आप एमएससी यानी कि मास्टर डिग्री में पढ़ते हैं। ठीक है, जब आप मैं उसके फॉर्मूले लिखा दूंगा, क्वेश्चन बनता है उससे भी, तो वो मैं चीज़ लिखा दूंगा। इसके बाद ये आप बीएससी के अंदर और 11 12 दोनों में पढ़ते हैं, क्योंकि ये क्या है भाई, मैक्सवेल इक्वेशन इसका पार्ट है। ठीक है, इसका पार्ट क्या हो गया हमारे पास, मैक्सवेल इक्वेशंस भी है। और देन उसके बाद ये किसका का पार्ट है, मैग्नेटोस्टैटिक्स। क्योंकि करंट में भी क्या होता है, एक चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, तो उसका मतलब वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये किसका है, मैग्नेटोस्टैटिक्स का, उसका पार्ट है। मैक्सवेल इक्वेशन का ये भी पार्ट उसी का है। देन ये है हमारा प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले जो पहला हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो नियम आता है वो आता है कूलाम का नियम, जो सबसे वेल नोन है। मुझे लगता नहीं इस वीडियो को देखने वाला कोई भी ऐसा बच्चा या कोई भी ऐसा मेरा साथी होगा जिसको ये पता नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारे आता है वो कौन सा आता है, कूलाम का नियम। ठीक है, चलिए। तो कूलाम का नियम, ठीक है, तो कूलाम लो यानी कि कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम क्या कहता है, ये बी है ना, कूलाम्स नियम है ना। कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम कहता है चार्ज के बारे में कि अगर आपके पास कोई दो चार्ज है, कुछ मिला के पॉइंट चार्ज, चार्ज में भी कौन सा पॉइंट चार्ज है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा एफ, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के, और इनके बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके स्क्वायर के। ठीक है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो टोटल मिला के अगर हम इसको लिखते हैं तो ये इस तरह से लिखा जाता है, कुल मिला के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, इक्वल में जाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट लगाते हैं K, ठीक है, स्क्वायर में। और जब इसको और आगे सोल्व करते हैं तो ये होता है Q1 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हम किसकी बात कर रहे हैं, जब मीडियम क्या हो, एयर हो मीडियम। ठीक है, एयर या निर्वात यानी कि वैक्यूम हो, तो इस तरह का ये हमारा फॉर्मूला होगा। जहाँ पे अगर हमें K की वैल्यू चाहिए तो वो 9 × 10⁹ होती है। ठीक है, 10⁹ में, और किस में होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर में। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। ठीक है, 8.85 × -12, और ये हो जाएगा हमारे पास कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट जो होती है वो होती है हमारी विद्युतशीलता, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं विद्युतशीलता। और इंग्लिश में जो इसको हम बोलेंगे वो बोलेंगे परमेबिलिटी, है ना, इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी जो होती है वो क्या है, हमारी एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मान लीजिए इसी को मुझे मीडियम के लिखना है ना, मैं अभी वेक्टर फॉर्म में नहीं जा रहा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। चलिए वेक्टर फॉर्म लिख देता हूँ। तो वेक्टर फॉर्म क्या होगी, मान लीजिए ये चार्ज है, तो इसको थोड़ा सा मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वेक्टर फॉर्म में डायग्राम बनाता हूँ। ये मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में एक यहाँ पे चार्ज पड़ा है जो Q1 है, एक चार्ज यहाँ पड़ा है जो Q2 है। ये इसकी R1 और R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर हो गए। ठीक है, R1 और R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर। अब इसके पीछे मुझे क्या निकालना है, फोर्स। अब ये क्या होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है। सेम चार्ज होंगे तो क्या होगा, सेम चार्ज में रिपल्सिव फोर्स होगा। और अगर मान लीजिए चार्ज क्या है, अगर मान लीजिए जो चार्ज है वो अपोजिट है, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, अपना अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट चार्ज के बारे में बहुत जल्दी जल्दी और सब कुछ लिखवा दूंगा आपको, है ना। मैं कुछ जाना नहीं चाहता, क्योंकि पॉइंट चार्ज का कोई क्वेश्चन आपके नॉर्मली कभी कोई एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जाएंगे आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी कौन सा, नॉर्मली जो आपको पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा उसके लिए यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ना। तो उस पर जाना रहेगा मेरा मोटिव फटाफट। तो अब यहाँ से अगर हम इसको लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन कि F12 का मतलब क्या है, ये मैं आप चीज पहले ही बता चुका हूँ जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था,
मैकेनिक्स पढ़ाई थी, मैकेनिक्स के अंदर अब जब हम गए थे तब भी हमने ये चीज लिखी थी कि फोर्स 1 2 का मतलब क्या है, पीछे वाला किस पे फोर्स लगाएगा, आगे वाले पे। भाई अगर मेरे आगे कोई खड़ा होगा तभी मैं उस पर फोर्स लगा सकता हूँ, तो इसका मतलब क्या है 2 फोर्स किस पे लगा रहा है, 1 पर फोर्स लगा रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, R कौन सा लेंगे 21, ठीक है, R21 स्क्वायर और R21 केप। ठीक है, आगे इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो R21 वेक्टर अपॉन R21। ठीक है, टोटल मिला के हो जाएगा K Q1 Q2 R12 वेक्टर में और देन उसके बाद में R ये क्यूब में। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगी, वेक्टर फॉर्म होगी। इसका उल्टा, उल्टा क्या है कि आप अगर मान लीजिए 21 निकालना चाहते हैं, 21 का मतलब क्या है, फोर्स किसकी वजह से, 1 की वजह से 2 पर। ठीक है, 1 की वजह से 2 पर, तो 2 पर फोर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, सेम K Q1 Q2, ठीक है, अपॉन यहाँ हो जाएगा R12 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा फिर से R12, है ना। इसको आगे सोल्व करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 12 क्यूब लास्ट में ना, और वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना। अब क्या करना है इसके अंदर, जब आपको क्या निकालना है R12 का मतलब ये देखिए, R21 का मतलब क्या है, R21 का मतलब होता है R2 माइनस R1। ठीक है, और आपके पास R12 का मतलब क्या है, R1 माइनस R2। ठीक है, ये भी मैंने आपको पहले बता रखा है, कब पढ़ाया था ये, जब आपको रिलेटिव मोशन पढ़ाया था, तब मैंने आपको ये चीज बताई थी कि डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। नहीं, डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं रिलेटिव, इसके रेस्पेक्ट में उसकी। ठीक है, तो ये जो फोर्स है इसका मतलब क्या है, R12 का मतलब क्या है, R12 का मतलब है 1 पर लगने वाला 2 की वजह से। ठीक है, अगर मान लीजिए चार्ज क्या है, अगर मान लीजिए चार्ज, मैं एक बार मान लेता हूं कि सेम नेचर के हैं, तो सेम नेचर कैसे होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, तो 1 पर 2 की वजह से, तो 1 पर 2 की वजह से कैसे लगेगा फोर्स, रिपल्सिव है तो इस तरह से, तो ये मेरा क्या होगा R12 हो जाएगा। ठीक है, अब यही चीज R21 निकालूंगा तो क्या होगा, 2 पर 1 की वजह से, तो 2 पर 1 की वजह से, तो 2 पर 1 की वजह से, तो इसको 1 क्या करेगा, दूर फेंकेगा, तो ये किस तरफ होगा, इस तरफ। ठीक है, आगे समझ में, ये कब है, जब आप रिपल्सिव फोर्स है। अब मान लीजिए अट्रैक्टिव फोर्स है, तो अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब क्या करेंगे, मान लीजिए दोनों की जो है वो नेचर क्या है, से अलग अलग नेचर के हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो 1 पर 2 की वजह से, तो 1 2 क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो किस तरफ आएगा, इस तरफ आ जाएगा, तो ये क्या होगा मेरा R। ठीक है, ये क्या है, डॉट 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 वाला का मतलब क्या है, डॉट डॉट वाले का मतलब है अपोजिट नेचर, अपोजिट नेचर। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, सेम नेचर। जो चार्ज है वो क्या है, सेम नेचर के हैं, तब तो क्या हो रहा है, चार्ज जब सेम नेचर के हैं तो दोनों रिपल्सिव हो रहे हैं। ठीक है, और जब अपोजिट नेचर के हैं तो दोनों क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 2 1 ये हो जाएगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, तो इसका मतलब क्या है, ऑलवेज 1 2, चाहे कोई से भी चले जाओ, 1 2 जो है वो 2 1 के क्या है, अपोजिट और इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज मेरा 1 2 है वो क्या -2 1 के इक्वल है, और मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, सॉरी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में अगर लिखूंगा तो दोनों क्या आएंगे, इक्वल ही रहेंगे। समझ में आ गया मेरी बात। तो इसका मतलब क्या है, अगर कुलाम्ब्स लॉ क्या कहता है, कुलाम्ब्स लॉ पहले तो ये कहता है इस तरह से हम फोर्स को डिफाइन करेंगे, और उसके बाद में जो डायरेक्शन होगी फोर्स की, वो एक पर लगने वाला बल दूसरे पर जो लगने वाले बल के इक्वल रहेगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगी। यानी कि Q1 पे अगर डायरेक्शन इस तरफ है फोर्स की, तो Q2 पे इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो वैल्यू रहेगी। ठीक है, आ गया फोर्स तक का समझ में, कोई बड़ी समस्या नहीं है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट, यहां से जो फोर्स का क्वेश्चन आपके पास बन सकता है, वो आपको वैसे तो नॉर्मली देंगे नहीं, लेकिन फिर भी मान लीजिए मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूं कि आप क्या करिए, इस एक कंडीशन के लिए फोर्स निकालिए। ये क्या है, आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, और ये स्क्वायर जो है इस पे आपको क्या करना है, ये एक आपके पास चार्ज Q है, ये Q1 है, चलिए ये सब Q मान लेते हैं, ये भी Q है, ये भी क्या है, Q है। ठीक है, वो मेरा चार्ज जो क्या है, एक्सपेरिमेंट चार्ज या परीक्षण चार्ज जिसको कह सकते हैं, वो कितना है, Q है। उसके ऊपर आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, जब इन सब की साइड कितनी हो, A के इक्वल हो। ठीक है, चलिए इस पे निकालता हूँ फोर्स। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये एक्सिस मान लेता हूँ, है ना, ये y एक्सिस है, ये मेरी x एक्सिस है। ठीक है, अब यहां से मुझे क्या देखना है कि नेचर क्या है इन सब का, जो Q है उसका नेचर इन सब के डिफरेंट है, मान लीजिए क्या है, या मान लीजिए सबका सेम नेचर है ना,
इनका नेचर क्या है? सेम नेचर के चार्ज। सेम नेचर के चार्ज मतलब सारे के सारे क्या मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। तो जब सेम नेचर के चार्ज है, ठीक है, और मुझे क्या निकालना है, इस पे एक रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। ये मेरा क्वेश्चन है, इस तरह का आपको अगर फॉर्म दे दिया जाए, ठीक है। वैसे तो मुझे पता है कि आपको पॉइंट चार्ज का क्वेश्चन कभी नहीं देंगे, ठीक है, फिर भी क्योंकि हमने टॉपिक पढ़ा वहीं से स्टार्ट किया तो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। तो देखिए अब यहाँ से क्या है, इस पे अगर मैं चार्ज देखूंगा तो क्या लगेगा, इसकी वजह से जो चार्ज लगेगा वो कौन सा लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। ये चार्ज मेरा कौन सा है, 1 2 3, तो इस पे तीनों चार्ज की वजह से लगेगा। अच्छा, इसके पहले चलिए मैं आपको एक अध्यारोपण का सिद्धांत बताता हूँ क्योंकि वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए पहले इसको लेने से पहले हम अध्यारोपण के सिद्धांत पे चलते हैं क्योंकि मैं उसी का ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना। तो इस कूलम्ब्स लॉ के अंदर ये तो क्या था, कूलम्ब्स ने कहा सिर्फ 2 चार्ज की वजह से, ठीक है। अब मान लीजिए नॉर्मल जो हमारी सिचुएशन होती है उसमें 2 चार्ज नहीं होंगे, उसमें 2 से ज्यादा चार्ज होंगे, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत। अब अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि अगर आपके पास एक से अधिक चार्ज है, ठीक है, क्या है, अगर कोई सिस्टम है जिसके अंदर एक चार्ज मेरा परीक्षण चार्ज Q है और ऐसे करके बहुत सारे जो है वो चार्ज हैं जिनसे इनकी डिस्टेंस, ये मान लीजिए Q1 है, ये Q2 है, अलग अलग चार्ज है, ये Q3 है, ऐसे करके इनकी जो डिस्टेंस दे रखी है वो मान लीजिए R1 R2 R3 दे रखी है इससे Q चार्ज से, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, ऐसे करते करते मान लीजिए Qn चार्ज है, तो Qn की जो डिस्टेंस है वो कितनी है यहाँ से, ये है। तो टोटल मिला के जो है इस पे टोटल चार्ज Q के अगर मैं देखूं F, तो वो F कितना हो जाएगा, वो F इन सब के वेक्टर सम के इक्वल होगा। किसके होगा, दिमाग में रखना, हम 3 सम पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट हमारे रहते हैं। नॉर्मल सम यानी कि नंबर को जोड़ दो, वेक्टर सम यानी कि जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जुड़ेगा, और तीसरा हम पढ़ते हैं जो है बीजगणितीय योग यानी कि एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम में सिर्फ 2 ही डायरेक्शन होती है, एक पॉइंट पर आने वाली, एक पॉइंट से जाने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, इन तीन सबके वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो सबके वेक्टर सम के इक्वल होगा, इसका मतलब K Q1Q, इस पे फोर्स लग रहा है R1 और R के, प्लस K Q2Q R2 और R के। ऐसे करते करते क्या करना है हमें, जितने भी चार्ज हैं उन सब चार्ज का क्या लिख लीजिए, ये वैल्यू निकालिए, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर है नीचे ना, ये वैल्यू निकालिए और इनका क्या कर दीजिए, वेक्टर सम कर दीजिए। अब वेक्टर सम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको वेक्टर एनालिसिस आनी चाहिए, ठीक है। और वेक्टर एनालिसिस के लिए वीडियो आपके जो तीसरा और चौथा है वो शायद मेरा वेक्टर का ही बनाया, डायमेंशन के बाद जो वीडियो आ रहे हैं ना, डायमेंशंस के जहाँ वीडियो खत्म हो जाएंगे, 5-6 वीडियो हैं जिसमें डायमेंशन, फिर उसके बाद में आपका जो 11th का फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट वेक्टर एनालिसिस ही है, उसमें मैंने सारी चीजें जो है ये पढ़ा रखा है। तो आप वहां से ये चीज देख सकते हैं कि वेक्टर को किस तरह से एडिशन करते हैं और किस तरह से उनका सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा टोटल मिला के हो गया इसका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको अगर अच्छी फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, K भी कॉमन है और Q भी कॉमन है, तो ये हो जाएगा Qn, ठीक है, डिवाइडेड बाय Rn और Rn, ठीक है। कहाँ से, n इक्वल टू 1 2 जो भी है इसकी वैल्यू होगी वहां तक ये इसकी वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। या I में लिख देते हैं ताकि n उधर है ही, तो ये I कर दीजिए और यहाँ पे I कर दीजिए, अच्छी फॉर्म में लिखना चाहे, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास, ये इस तरह से हम क्या करेंगे, सारे के सारे इनको ऐड करेंगे, लेकिन कौन सा ऐड करेंगे ये दिमाग में रखना, हमें करना है वेक्टर सम। क्या करना है, वेक्टर सम यानी कि सदिश योग इनका करना है, ठीक है। अब उस पर चलता हूँ मैं क्वेश्चन पे ना। चलिए, तो क्वेश्चन हमारा है, ये यहाँ डायग्राम बना देता हूँ, ये इस तरह से, ये मेरा चार्ज यहाँ Q पड़ा है, ये Q है, ये भी Q है और ये भी Q है। डिस्टेंस जो है सारी वो कितनी है, ये भी A है, ये डिस्टेंस भी A है और ये डिस्टेंस भी A है और ये डिस्टेंस भी A है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि इन पूरे के पूरे इन तीनों चार्ज की वजह से इस जो रिजल्ट हमारा परीक्षण चार्ज है Q, उस पर कितना जो है फोर्स लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए ये यहाँ से क्या करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे करना क्या है, मैं ये चीज एक्सिस क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे वेक्टर सम करना है। तो वेक्टर सम में जब एक्सिस होंगी तो मेरे लिए थोड़ा काम आसान हो जाता है, तो मैंने क्या बना दिया, ये इस तरह से एक्सिस बना दी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए तो मुझे क्या करना है, इधर जाना है और इधर जाना है, ठीक है। इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ये मान लीजिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से नाम देता हूँ, तो जो थर्ड फोर्स होगा F3 वो किधर होगा, इस तरफ होगा। इसकी वजह से क्योंकि रिपल्सन करेगा इस पे, तो किस तरफ फोर्स होगा, F1 जो होगा वो भी इस तरफ होगा। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक का ये किधर फेंकेगा इसको, ये फेंकेगा इसको इस डायरेक्शन में, तो ये कौन सा होगा, F2 होगा, ठीक है।
ये होगा वेक्टर। जब आपने ये सब चीज़ें कर ली है तो कुल मिला के मुझे क्या करना है कि इन तीनों को अगर मैं लिखना चाहूँ तो किस तरह से लिखूंगा, तो आप देखिए इन तीनों को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मेरे पास ये बनेगा कि F1 इक्वल टू F1 कितना हो जाएगा, फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो वो हो जाएगा K Q1, सॉरी Q है ये, Q1 क्या Q ही है, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है a स्क्वायर, डायरेक्शन क्या है, F1 की डायरेक्शन देखिए किस तरफ है, आई कैप में, ठीक है, तो ये आई कैप हो गया। दूसरा F2 कितना है, F2 है K Q अपॉन a स्क्वायर, थोड़ा सा इस Q और a में डिफरेंस करने के लिए ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, a स्क्वायर। डायरेक्शन कौन सी है, F2 की, तो F2 की डायरेक्शन अगर मैं देखता हूँ यहाँ से, तो F2 की डायरेक्शन में क्या है, I और J दोनों केप है ना, ये डायरेक्शन कितनी है, एंगल इसका 45 डिग्री, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपको चीज मिलेगी वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा सीधे सीधा cos 45 I केप प्लस साइन 45 J केप, दोनों में मिलेगा ये चीज, है ना। तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 45 कितना √2, तो K Q अपॉन, अच्छा डिस्टेंस देखो अब यहाँ से, ये भी एक चीज है, क्या है, यहाँ से डिस्टेंस भी देखनी है मुझे, तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, तो डिस्टेंस अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से देखो ये है a नहीं है, a तो ये थी, तो ये a है और ये a है, तो ये कितनी हो गई, ये हो गई √2 है ना। तो यहाँ स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, √2a का स्क्वायर करूंगा तो 2a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2√2a स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा मेरे पास I के प्लस J के, ठीक है, क्योंकि cos 45 का ले लो और चाहे sin 45 का ले लो, दोनों की वैल्यू कितनी आती है, 1/√2 आती है, ठीक है। ये हो गया थर्ड में। चलिए F3 क्या हो गया, KQQ, ठीक है, अपॉन a स्क्वायर, KQQ अपॉन a स्क्वायर, डायरेक्शन क्या है 3 का, ये रहा, डायरेक्शन कौन सी है, y केप में, ठीक है, तो इसका मतलब J केप हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसका वेक्टर सम करना है, ठीक है, वेक्टर सम करना है, तो मेरा फोर्स जो निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, वो हो जाएगा KQQ, तो सब में कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर भी सब में कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा ओनली I केप प्लस, यहाँ से क्या बनेगा, इस वाले इक्वेशन से देखूं तो ये बन जाएगा मेरे पास I केप प्लस J केप, और रूट में कितना आ रहा है 2√2, प्लस अगला क्या बन जाएगा ओनली J केप। तो यहाँ से जो है अगर मैं देखूं तो बड़ा सिंपल सा हो जाएगा, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा KQQ अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, दोनों में से I और J कॉमन ले लेंगे, तो I के साथ क्या बनेगा 1 प्लस, या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो 2√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2√2, ठीक है। इसी तरह से J के साथ भी क्या बनेगा, यही वैल्यू, तो मैं क्या करता हूँ इसको कॉमन लेके, क्योंकि दोनों में सेम है, और ये आपके पास बन जाएगा I के प्लस J के बन जाएगा, ठीक है। करके देखना, बड़ा सिंपल सा है, एलसीएम लेना, इसको सोल्व करना, तो 2√2 प्लस 1 अपॉन 2√2 क्या आ गया कॉमन, ये तो क्या है मेरा वेक्टर फॉर्म है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कुल मिला के इसकी स्केल, जो क्या बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा मेरे पास, मैग्नीट्यूड हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, और वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास कि KQQ अपॉन a स्क्वायर, ठीक है, 2√2 प्लस 1 अपॉन 2√2, ये तो बाहर कॉमन रहेगा सारा ही, अंदर क्या इसका रूट में करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 1 रूट, ठीक है, तो कितना आ गया √2 से √2 कैंसिल आउट, तो मेरे पास F जो मिलेगा वो हो जाएगा KQQ अपॉन a स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना हो गया √2 कैंसिल आउट होगा, तो 2√2 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। ये मेरे पास इसकी फाइनल वैल्यू मिलेगी किसकी, फोर्स के लिए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये कर सकते हो, एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है, तो इसका कंपोनेंट क्या लोगे, इस तरफ लोगे तो क्या बनेगा F1 cos थीटा, ठीक है, कितना बनेगा F1 cos थीटा, ये एंगल भी कितना है 45 डिग्री, तो इसको इधर लाओगे तो क्या बनेगा F3 cos थीटा, वैल्यू क्या होगी F1 और F3 क्या है, दोनों इक्वल है, ठीक है, F1 और F3 क्या है, इनकी अगर मैग्नीट्यूड देखो तो मैग्नीट्यूड क्या है, ये और ये दोनों इक्वल आ रहा है, सिर्फ वही दिशा हो रही है इक्वल, अलग अलग। दूसरा क्या है इसके अंदर कि अगर मैं इसको क्या करता हूँ, F3 को जो है इस तरफ ले आया, एक ले जाता हूँ मैं इस तरफ, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा ऐसे भी नहीं कर सकते इसको, अभी एक बार यही छोड़ दीजिए, यही आप ले लीजिए वैल्यू, क्योंकि इस तरह से लोगे तो आप क्या होगा, हाँ यही ठीक है, उस वाले एंगल से मत लेना, एंगल में जाओगे तो फिर से आपको क्या लेना पड़ेगा, अल्टीमेटली तो यही पहुंचना पड़ेगा, cos 45 और दोनों कंपोनेंट लेने पड़ेंगे x और y डायरेक्शन में, तो उसको आप भूल जाइए अभी, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, इसी पे रहने दीजिए, ये हमारा जो है वो उसी कंसेप्ट पे रहने दीजिए, दूसरे कंसेप्ट पे नहीं जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके आने की चांसेस
वैसे ऐसे क्वेश्चन के भी कम है, क्योंकि आपको कूलम्ब्स लॉ के ऊपर मुझे लगता नहीं कोई क्वेश्चन जो है इस तरह का दिया जाएगा कि फोर्स फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। हाँ, लेकिन इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है वो दी जा सकती है। क्या दी जा सकती है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन फाइंड आउट कीजिए। फॉर एग्जांपल कि दो चार्ज Q1, कोई भी दो चार्ज देंगे कि एक Q है दूसरा भी कितना है जो है 3Q है, उनके बीच में एक स्मॉल चार्ज कहाँ और कितना रखे कि वो स्टेबिलिटी रहे। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो वो जो कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, इक्विलिब्रियम वाली जो चीजें होती है, ठीक है, उसके अंदर पता भी होती है। जैसे नॉर्मली अगर मान लीजिए कूलम्ब्स लॉ के अंदर आपके पास केस कौन सा आता है, इक्विलिब्रियम वाले केस आते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। तो इस तरह की कोई चीजें आती है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया गया जिसमें एक चार्ज ये Q1 है, ये चार्ज कितना है Q2 है। अब ये कहा गया है कि इनके बीच की डिस्टेंस जो भी दे दी आपको, इसके बीच की डिस्टेंस मान लीजिए d है। अब आपको कहा गया है यहाँ एक चार्ज Q रखा गया है, ये कितनी डिस्टेंस पे रखें Q1 से, है ना, ये Q1 से कितनी डिस्टेंस पे रखें कि क्या हो, इस पे कोई जो है फोर्स नहीं लगे या फिर ये साम्यावस्था में रहे, है ना, इक्विलिब्रियम में रहे। तो इसका मतलब ऐसे चीजों को करने के लिए क्या है कि इस Q पर कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। तो Q पर टोटल फोर्स नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, जो F है वो F1 प्लस F2 अगर हम इसका करते हैं तो वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए नेट फोर्स 0 के इक्वल, है ना। F1 का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, F2 का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि भाई साहब जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या करना है, हमें दोनों फोर्स निकालने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया कि K Q अपॉन एक्स स्क्वायर है, ठीक है, वो माइनस साइन, क्योंकि देखिए इस पे जो फोर्स लगने वाला, मान लीजिए इसका कोई भी नेचर हो, है ना, इसका कोई भी नेचर हो, ये जो फोर्स होगा ये सेम नेचर के फोर्स, तब इक्विलिब्रियम कब कंडीशन आएगी, जब ये दोनों अपोजिट नेचर को और ये क्या है इसके अपोजिट, ये दोनों सेम नेचर के हो और ये क्या हो, इसके अपोजिट हो। मतलब कि ये अगर नेगेटिव है तो दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होंगे। ये दोनों पॉजिटिव होंगे तब क्या करेंगे, इसको एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, एक दूसरे की तरफ खींचेंगे तभी तो क्या होगा, उस पर फोर्स, यानी कि एक फोर्स जब इधर लग रहा है एक फोर्स इधर लग रहा है, तभी तो जाके क्या होगा, या तो ऐसे लगे या फिर क्या लगे, एक तरह से लगे। जब दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे तभी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। जब सेम आएगी तब तो क्या होगा, कोई ना कोई नेट फोर्स होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों फोर्स एक दूसरे क्या लगेंगे, अपोजिट लगेंगे। तो K ये अपना Q1, ये Q2 और d माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो भी आपको देने के चांसेस, अगर आता है तो इस तरह का आ सकता है, वरना चांसेस कम है, ठीक है। अब एक जो कंडीशन और बनती है जो मैंने बोर्ड के उसमें भी देखी है ना, और एग्जाम में भी आने के जो चांसेस है इक्विलिब्रियम कंडीशन, वो मैं आपको यहाँ करवाना चाहूंगा। ये आपको पता है, इसमें अब जैसे मैंने ना आपको दे दिया है ये सीधा सीधा बना के जनरल फॉर्मूला, है ना, जनरल फॉर्मूला, इसलिए अब वैल्यू कुछ भी दे, यहाँ दे दीजिए मान लीजिए +9 कूलम्ब, यहाँ दे दिया प्लस का 3 कूलम्ब, और इसकी जो वैल्यू है वो दे दी 1 कूलम्ब। अब आप इसके लिए फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, और डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, अब फाइंड आउट कीजिए, या मान लीजिए 4 मीटर है, उसके लिए फाइंड आउट कीजिए। अलग अलग क्वेश्चन आप हजारों बना सकते हैं सिर्फ इस कंडीशन पे, इसलिए मैंने क्या किया, एक ही जो आपका जनरल फॉर्मूला बना दिया है इसके लिए, उसको आप रखिए, उससे सोल्यूशन फाइंड आउट कीजिए, आपको एक्स की वैल्यू जो है वो आराम से मिल जाएगी, ठीक है। अब एक जो इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है वो कौन सी है, कि जब दो चार्ज को आप क्या करते हैं, एक दो धागों से बांध के इस तरह से लटका देते हैं, तो उस केस के अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, जिसको हम सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज। इक्विलिब्रियम कंडीशन किसके लिए, सस्पेंडेड, ठीक है, सस्पेंडेड चार्ज। तो सस्पेंडेड चार्ज के लिए मुझे क्या लगाना, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। अब ये क्या होगी, तो देखिए आप, सस्पेंडेड चार्ज का मतलब हुआ आपने क्या किया, ये कोई दो चार्ज थे जो क्या है, सेम नेचर के हैं, ठीक है। जब दो चार्ज आपके सेम नेचर के हैं, ठीक है, जब दो चार्ज आपके पास क्या है, सेम नेचर के हैं, मान लीजिए इनका जो फोर्स, इनका जो चार्ज है वो कितना है, दोनों का सेम है, और नेचर भी क्या है, दोनों की सेम, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्स, है ना, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। तो ये इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को दूर फेंक के ये फोर्स जनरेट कर लिया, कौन सा, कूलम्ब फोर्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये होता है कि ये कितनी डिस्टेंस पे होंगे, है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर होंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस जो x है वो क्या होगी, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या है कि डोरी है, डोरी से बंधे हुए, तो डोरी में क्या होगा, टेंशन T होगा, ठीक है। इसको भी पूरी डोरी बना लीजिए, ये जो डोरी है, इस डोरी में क्या होगा, टेंशन T होगा,
ठीक है। यहाँ से क्या कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ एक एंगल बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्या रहेगा, कोई एंगल रहेगा, तो आपको एंगल भी पूछा जा सकता है कि कितने, अगर x दे देंगे तो पूछ लेंगे एंगल कितनी दूरी पे होगा, और एंगल गिवन होगा तो आपके क्या पूछ लेंगे, x के वैल्यू पूछ लेंगे कि ये कितनी डिस्टेंस पर होंगे, ठीक है। कूलम्ब फोर्स क्या कर रहा है, रिपल्सिव है, ठीक है। एक फोर्स जो है टेंशन फोर्स, वो कौन सा आपका, ये इस तरह से टेंशन। तो देखिए अब यहाँ से ये अगर थीटा है, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इस तरह से बनाता हूँ तो ये भी कितना होगा, थीटा, तो ये क्या हुआ, t कोस थीटा इस तरफ, ठीक है। इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो इधर क्या होगा मेरे पास, t साइन थीटा होगा। आ गया समझ में, तो t कोस थीटा, t साइन थीटा इस तरह से आ गया। t कोस थीटा इसकी किसको कर रहा है, यानी कि mg जो है उसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। एक के लिए बना रहा हूँ मैं, दोनों के लिए बना सकते हो, फिर एक की बात अभी एक से समझ लेंगे अपन, ठीक है। तो इसके अंदर t साइन थीटा है जो क्या कर रहा है, इसको जो t साइन थीटा वो किधर लग रहा है, वो लग रहा है इस डायरेक्शन में, इधर से भी t साइन थीटा किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में। तो t साइन थीटा इसको इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश कर रहा है, टेंशन फोर्स कहाँ ला रहा है, इसको बीच में लाना। और ये जो आपके पास रिपल्सिव फोर्स है कौन सा, कूलम्ब की वजह से, वो क्या कर रहा है, इसको दूर ले जा रहा है। तो कब तक ये दोनों एक दूसरे इधर इधर भागेगा, या फिर ये इधर ले जा सकेगा, जब तक ये दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाए, यानी कि जब t साइन थीटा कूलम्ब फोर्स के इक्वल आ जाएगा तो क्या होगा, वहीं पे दोनों जो है ये अपने जो चार्ज है वो क्या होंगे, जो पिंड है वो वहीं स्टेबल हो जाएंगे, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी उसकी, x डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो अब देख लीजिए कुल मिला के इस कंडीशन में क्या होगा, कूलम्ब फोर्स जो है वो आपके t साइन थीटा जो है टेंशन फोर्स के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो कूलम्ब फोर्स कितना होगा, तो आप देख लीजिए ये हो जाएगा k क्यू स्क्वायर, क्योंकि q इंटू क्यू करेंगे तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t साइन थीटा, ये आप लगा दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो आ गया समझ में। अब यहां से मुझे क्या करना है, दूसरी क्या है कि t कोस थीटा वो किसके बराबर है, वो है आपके पास mg के बराबर, ठीक है। तो t साइन थीटा में कोस थीटा का भाग देते हैं तो क्या मिल जाएगा, t से t कैंसिल आउट तो क्या मिलेगा 10, अच्छा यहाँ लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 10 है ना। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर, ठीक है, एम जी एक्स स्क्वायर। अब दूसरा कि अगर मान लीजिए थीटा क्या है, स्मॉल, थीटा क्या है, स्मॉल है। जब थीटा स्मॉल है इसका मतलब क्या होता है कि जो टेन थीटा होता है वो लगभग इक्वल किसके होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से साइन थीटा क्या निकाल लेंगे इस त्रिभुज में, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होगा इसके अंदर, परपेंडिकुलर होगी ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा ये यानी कि मतलब क्या है, धागे की लेंथ। अगर धागे की लेंथ आपको दी गई है l, तो धागे की लेंथ क्या हो जाएगी हाइपोटेनियस, और ये क्या हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो चलिए कुल मिला के परपेंडिकुलर कितना हो गया x/2, हाइपोटेनियस कितनी हो गई l, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो कुल मिला के क्या बन जाएगा कि एक बार ये लिख दूं, टेन थीटा ये लगभग इक्वल टू किसके हैं, साइन थीटा के, वो वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा x/12 इज इक्वल टू k क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू k क्यू स्क्वायर अपॉन 2 mgn, ठीक है। नेक्स्ट में x इक्वल टू कितना आ गया 1/3 है ना, तो क्या हो जाएगा इसकी पूरे की जो पावर होगी 1/3 टू mgl टू दी पावर 1/3, ठीक है। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना आपके लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये एग्जाम में k की वैल्यू रख के इसको आगे भी सोल्व किया जा सकता है, लेकिन k की वैल्यू अगर नहीं रखें तो ये आपके पास क्या होगा, अच्छा सॉरी गलती कर दिया क्या मैंने, ये 2 इधर जाएगा ना, एक सेकेंड, हाँ ये गलती, एक सेकेंड ना, ये एम जी ऐसे रहेगा, ये देखिए मैथमेटिक मिस्टेक बड़ी करता हूँ मैं, ठीक है। क्या मिस्टेक करिए, इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आया तो एक्स क्यूब बन गया, लेकिन इसको इधर ऊपर ऊपर जाएगा ना, ये तो ये 2l आएगा, ठीक है। तो ये जो 2l है वो ऊपर आएगा, 2 और l, ये इस तरह से। आगे आपको इसको सोल्व करना चाहिए, मान लीजिए एप्सिलॉन की फॉर्म में दे रखा होगा तो क्या हो जाएगा, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास k क्यू स्क्वायर l 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो 4 से 2 कैंसिल होगा तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और mg टू दी पावर 1/3, ये आपका पास क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दिमाग में रखना इस तरह की कंडीशन, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में, ये क्वेश्चन जो है अभी एग्जाम में आया नहीं है, और ये आरपीएससी की जो आपकी बुक है उसके अंदर भी एग्जाम जो अनसॉल्व प्रॉब्लम है उसका एक क्वेश्चन है, दिया हुआ भी है। और इसमें समस्या क्या है,
समस्या वो आपको यहाँ ये जरूरी नहीं है कि आपको ये कंडीशन देंगे, ये वो क्या कह देंगे कि थीटा स्मॉल है। थीटा स्मॉल होने का मतलब अपने आप ही ये चीज हो गई, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन में दिया गया कि थीटा स्मॉल है तो आपको ये करने होगा क्या कि आप यहाँ तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन इसके बाद जो है वो थोड़ा सा गच्चा खा जाएंगे, तो गच्चा नहीं खाना है। इसमें आपको दिया हुआ रहेगा कि थीटा क्या है मेरा, स्मॉल है। जब थीटा स्मॉल है तो आपको ये कंडीशन वहाँ पे फॉलो करनी है, क्योंकि अगर आप थीटा स्मॉल नहीं लेके टेन थीटा की वैल्यू रखोगे तो टेन थीटा में ये चीज आएगी, तो ये कहाँ से लाओगे, ये कहाँ से लाएंगे, हमारे पास है ही नहीं है। तो ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे, इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। अब मुझे जो अगला कंसेप्ट पे जाना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से ही फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और है, जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं आपके पास, मैं वही क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, है ना, क्योंकि अब आपको पॉइंट चार्ज के सीधे फोर्स निकालिए करिए, ये क्वेश्चंस कोई एग्जामिनर नहीं देने वाला, क्योंकि आप खुद जो है वो ये चीज़ पढ़ाने वाले हो। आपका एग्जाम कौन सा, फर्स्ट ग्रेड का है। फर्स्ट ग्रेड का मतलब आप मास्टर हो, है ना, मास्टर एमएससी करके निकले हो, मास्टर ऑफ फिजिक्स हो। तो मास्टर ऑफ फिजिक्स के लिए पॉइंट चार्ज के सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन आप करिए, तो आप करिए, मतलब आप अगर मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, उसके बाद आप वीडियो पॉज करिए, खुद करके देखिए, अगर नहीं होता तो फिर आगे अपने इस वीडियो लेक्चर को देखें, ठीक है। ये क्वेश्चन है, टू चार्ज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड Q आर फिक्स्ड एट 2a डिस्टेंस, ठीक है। दो चार्ज हैं जिनका चार्ज कितना है Q, और डिस्टेंस पे कितने में फिक्स है, ये 2a डिस्टेंस पे फिक्स है। चलिए ये 2a डिस्टेंस पे फिक्स हो गया। अगला है कि and a third charge small q of mass m is placed at a midpoint of the line joining। जो आपका थर्ड चार्ज है वो इन दोनों के जो मिड पॉइंट है उसके ऊपर प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये हमने इसके मिड पॉइंट पे प्लेस कर दिया, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई a, ये डिस्टेंस कितनी हो गई a, और इसका चार्ज कितना है वो है हमारे पास स्मॉल q, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल चार्ज बीइंग ऑफ द सेम साइन, यानी कि सारे के सारे क्या है, या तो सारे पॉजिटिव है या सारे नेगेटिव है, ठीक है। चलिए, इफ Q इज स्लाइटली डिस्प्लेड फ्रॉम इट्स पोजीशन अलोंग द लाइन एंड रिलीज देन डिटरमाइन इट्स टाइम पीरियड। अब ये कह रहे हैं कि Q को अगर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देके और रिलीज कर दें तो क्या होगा। जैसे ही Q को अभी क्या है, ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इस Q पर दोनों तरफ क्या लग रहा है, सेम फोर्स लग रहा है। अब आप क्या करते हैं, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट क्या कर देते हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, तो जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट कम होगा उधर फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा, और दूसरा फोर्स क्या हो जाएगा, कम, है ना। तो सॉरी उल्टा बोल गया, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट कम हुआ वो फोर्स क्या होगा, ज्यादा, हाँ, और जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा वो फोर्स क्या हो जाएगा, कम। तो ये क्या करेंगे, इस तरह से मोशन करने स्टार्ट कर देगा वो, ठीक है। चलिए, तो अगला, ये Q यहाँ पे है, ये Q यहाँ पे। अब आप क्या करते हैं, इसको यहाँ से जो है वो डिस्प्लेसमेंट देके Q कहाँ पहुँचा दिया, यहाँ पहुँचा दिया। तो इसका मतलब ये कितना हो गया अपने पास, ये हो गया -x, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई a + x हो गई, ठीक है। आगे समझ में। अब क्या होगा, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन के रेस्पेक्ट में क्या करेगा, मोशन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो मोशन करना स्टार्ट कर देगा तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, क्या पूछा है इसके अंदर कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। अब दिक्कत क्या है, अगर ये चार्ज, ये और ये चार्ज अलग अलग उसके होते हैं, मान लीजिए ये चार्ज इसमें क्या सेम नेचर के हैं, अगर सेम नेचर के नहीं होते तब क्या होता है, अट्रैक्शन होता, तो चार्ज क्या होता है, इधर चल जाता है, उसको अट्रैक्ट कर देता है, कोई वो आपके पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो नहीं होता। लेकिन हो क्या रहा है, ये क्या है, सेम उसके हैं, तो सेम के हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये इसको क्या करेगा, रिपल, तो रिपल करके किधर फेंकेगा, इधर फेंकेगा, फिर ये इधर जाएगा तो ये इसको रिपल करेगा, वो इधर फेंकेगा। तो इस तरह से क्या होगा इसका, इस तरह से इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन होता रहेगा, जिसको अपन हार्मोनिक मोशन भी बोल सकते हैं नॉर्मली। तो वो इसका होगा पीरियोडिक मोशन, और उसकी वजह से क्या होगा, इसका टाइम पीरियड मुझे पूछा गया, ठीक है। तो टाइम पीरियड, अब जैसे इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप क्या चाहिए, हम जब पढ़ेंगे वेव एंड ऑसिलेशन तो उसका फर्स्ट चैप्टर ही है, तो कंडीशन आपको पता है। जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन पढ़ते हैं तो कुछ इस तरह की इक्वेशन पढ़ते हैं कि कोई भी जो है पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो इस तरह से लिखते हैं। तो जो यहाँ पे जो x के मल्टीप्लाई में जो भी चीज होगी उसे हम क्या मानना है, ओमेगा² मानना है। तो मुझे अल्टीमेटली जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन में इसको बनाना है। या क्या ये एक्सेलरेशन है, इसका मतलब फोर्स वाली इक्वेशन से बना सकता हूँ। तो सबसे पहले उस पर फोर्स देखिए, तो फोर्स कितना होगा उसके ऊपर, अगर मैं फोर्स F करता हूँ नेट, तो दोनों की जो उसके सम के इक्वल होगा, वेक्टर सम के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, K
क्यू क्यू अपॉन, इसके लिए कितना हो जाएगा a माइनस एक्स का a प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। फिर उधर यहाँ दूसरा क्या मिलेगा आपको, दूसरा फोर्स जो है ये वाला। अब ये जो फोर्स इस पे लगने वाला, एक फोर्स इधर लग रहा है तो दूसरा किधर लग रहा है, मान रहे हो ना मेरी बात, क्योंकि ये इसको रिपल करेगा इस डायरेक्शन में, ये इसको रिपल करेगा इस डायरेक्शन में, तो टोटल मिला के यहाँ क्या आएगा माइनस साइन। फिर क्या आएगा के क्यू क्यू अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, टोटल इसका फोर्स है, ठीक है। टोटल क्या इसका फोर्स हो गया। चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको। तो F इक्वल टू के क्यू क्यू, ये क्या आ गया कॉमन, अंदर इसका स्क्वायर है तो a प्लस एक्स का स्क्वायर और a माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये इधर जाएगा तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का प्लस का होल स्क्वायर, एक सेकेंड, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट कंडीशन में तो के क्यू क्यू आगे यहाँ से खोल दीजिए तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax, यहाँ से माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xa, ठीक है, डिवाइड में ए, अच्छा इसको क्या कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, कर सकते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ से फिर आप देखिए अगली बार में क्या बचेगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये क्या बचेगा अंदर हो जाएगा माइनस का 4ax, है ना, ए इधर ले लेते हैं, ए कांस्टेंट है तो ये इस तरह से, और डिवाइड में आ गया मेरे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं कि इस कंडीशन में एक चीज और दे रखेगी कि जो ए है वो आपका ग्रेटर देन एक्स, हमने क्या किया स्लाइटली, क्या क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने जो डिस्प्लेसमेंट दिया है वो डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट दिया, बहुत कम डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो जब हमने बहुत कम डिस्प्लेसमेंट दिया है इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, लगभग इक्वल होगा ए स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा के क्यू क्यू, ठीक है, माइनस 4ax अपॉन ये इसको क्या लिख देंगे ए स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि ए टू द पावर 4, तो यहाँ क्या बच जाएगा क्यूब, तो इसको पूरे को मैं लिख सकता हूँ F इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा माइनस का 4 के क्यू क्यू, ठीक है, के क्यू क्यू, और यहाँ से क्या बनेगा a की पावर 3, ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब वहां से देखिए f को मैं क्या लिख सकता हूँ, f के इक्वल आ रहा ना, f को क्या लिख सकते हैं, f को लिख सकते हैं ma, है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ m, a को क्या लिख सकता हूँ इसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू माइनस 4k क्यू क्यू ए क्यूब, सॉरी ए क्यूब नीचे है ना, ए क्यूब कहाँ है, ए क्यूब हमारा नीचे है, क्योंकि इधर से काटेंगे तो क्या बनेगा ए क्यूब नीचे बनेगा, ठीक है। तो ए क्यूब, देन उसके बाद में मुझे फॉर्म क्या लेनी है ये वाली, तो डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4k क्यू क्यू अपॉन क्यू अपॉन नेक्स्ट हो जाएगा एम ए क्यूब, ठीक है, एम ए क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से क्या है नेक्स्ट की, अच्छा एक्स है क्या, ये रहा एक्स। अब मुझे क्या करना है, जो भी इस एक्स के मल्टीप्लाई में, क्योंकि इस फॉर्म में बना दिया, इसको उधर लिखूंगा माइनस में, जो भी इसके मल्टीप्लाई में वो मेरा क्या है ओमेगा है, वो क्या है मेरा ओमेगा, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, लिख लिया होगा आपने वैसे, तो इसको मैंने मिटा के इसको आगे सोल्व करता हूँ, तो ये क्या इक्वेशन बनेगी मेरी, ये इक्वेशन बन जाएगी कि ओमेगा स्क्वायर जो मेरा है वो कितना है 4k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एम ए क्यूब, ये मेरे पास किसके ओमेगा के बराबर है। पूछा क्या मुझे टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। जब अपन यहाँ पढ़ते हैं तो टाइम पीरियड क्या लिखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो लिख दीजिए ओमेगा की वैल्यू, तो कितना हुआ 2 पाई, ठीक है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास, रूट में निकालना है इसको, तो रूट के अंदर 4k क्यू क्यू अपॉन एम ए क्यूब, ठीक है। तो और अच्छे से लिखने के लिए हो जाएगा मेरे पास 2 पाई, इसको बाहर ले लीजिए, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा पाई, ठीक है, पाई और एम ए क्यूब ऊपर चला गया, ठीक है। इसका भी मैं क्या करता हूँ स्क्वायर कर देता हूँ, और ये हो जाएगा के क्यू क्यू टू द पावर 1/2,
ये मेरे पास क्या हो गया, टाइम पीरियड। क्या क्या मैंने इसको रूट के अंदर ले गया तो स्क्वायर हो गया, इसको रूट के अंदर ले जाऊंगा तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो कुल मिला के मेरे पास ये बन जाएगी इसकी फाइनल इक्वेशन। ठीक है, ये क्या बन गई इसकी फाइनल इक्वेशन। आगे अगर आप इसको एप्सिलॉन में सोल्व करना चाहें तो k की वैल्यू रख दीजिए, दोस्तों आप भी सोल्व कर लीजिए, आपको फिर से वैल्यू इसकी मिल जाएगी। तो कुल मिला के क्या हुआ, जब भी आपको देखिए कोई सी भी इक्वेशन हो उसके अंदर आपको टाइम पीरियड के बारे में पूछा जाए तो कोशिश क्या करनी है, टाइम पीरियड के बारे में पूछा जाए तो इक्वेशन इस तरह की फॉर्म बनानी है आपको। ठीक है, इस तरह की फॉर्म बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, तो आप फोर्स निकालिए, फोर्स निकाल के देन उसके बाद में ये ध्यान रखिए वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमेशा स्लाइटली होगा। तो स्लाइटली होगा इसका मतलब जो भी आपने वैल्यू यहाँ से डिस्प्लेसमेंट को मानी है उसमें से आप क्या करेंगे, जो माइनस वाली या प्लस वाली जो वैल्यू की उसको क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे, वो लगाना बड़ा जरूरी है। उसके बाद आपकी इक्वेशन आराम से इसके अंदर पूरी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछने के आपको चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। ठीक है, चलिए अब इससे आगे चलते हैं। आ रहा ना समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ऐसे क्वेश्चंस में, और भी करवाऊंगा मैं भी, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपको पूछेंगे ऐसे ही क्वेश्चन। आप सोचो कि आपको सिंपल सा कूलम्ब्स लॉ पे दे दें तो वो अब जमाने गए आपके देने के। ठीक है, चलिए इससे आगे हम चलें। हाँ, इससे आगे हम चलें तो अब आ जाता है हमारा सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। फोर्स पे यही क्वेश्चन बनेगा ना, या इस सिचुएशन को थोड़ा चेंज कर सकते हैं ना, सिचुएशन को चेंज करके पूछा जा सकता है, लेकिन फोर्स पे क्वेश्चन जो रहेगा वो इसी तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जहां इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, इक्विलिब्रियम लेके या फोर्स लेके उसको इक्वल करके इस तरह की हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन से लगभग सारे जो है वो क्लियर हो गए होंगे आपके। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है, देखिए जब हम किसी भी बल क्षेत्र में जाते हैं, किसी भी बल क्षेत्र में जाते हैं, मान लीजिए आप गए थे किसके अंदर, ग्रेविटेशनल फील्ड में, जब मैंने आपको पढ़ा चुका हूं तो हमने क्या लिखा था वहां पे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसको फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, है ना। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, इंटेंसिटी का मतलब है, देखिए कि अगर मान लीजिए कोई चार्ज +1 कूलम्ब है, ठीक है, वो भी यहाँ पे कोई ना कोई दूसरा अगर चार्ज लाते हैं अपन, टेस्ट चार्ज Q0, तो उस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अगर मान लीजिए 2 कूलम्ब है तो वो भी क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा। तो ये क्या फोर्स सेम होगा, क्या नहीं होगा। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि एक जो चार्ज है वो चार्ज किसी एक पॉइंट यानी कि किसी डिस्टेंस पे अगर हम जाते हैं उस चार्ज से, वहां पे उसका फोर्स का मतलब कह सकते हैं कि उसकी इंटेंसिटी कितनी हुई, कितनी जोर से वो फोर्स लगा सकता है, चाहे रिपल्सिव हो चाहे अट्रैक्टिव हो। तो उसको नापने के लिए मुझे क्या चाहिए, टेस्ट चार्ज चाहिए। क्या चाहिए कि इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, वही मेरी क्या होगी, फील्ड इंटेंसिटी होगी। ठीक है, तो फील्ड इंटेंसिटी को अगर डिफाइन करते हैं तो कुछ इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, और लिमिट Q टेंडिंग टू 0 F/Q0। ठीक है, ये Q0 क्या है, ये मेरा है टेस्ट चार्ज, जिसके ऊपर मैं किसी दूसरे चार्ज की वजह से फोर्स देखना चाहता हूं। और नॉर्मली जो ये टेस्ट चार्ज है इसे अपन 1 कूलम्ब अगर ले लेते हैं तो जो इंटेंसिटी है वो किसके बराबर हो जाती है, फोर्स के इक्विवेलेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा है Q, ठीक है, यहाँ कोई चार्ज पड़ा है Q, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक R डिस्टेंस से कोई टेस्ट चार्ज Q रखता हूँ, उसके ऊपर मैं अगर इसको वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फोर्स अपॉन Q0। तो फोर्स कितना है, तो ये लिख देते हैं लिमिट Q0 टेंडिंग टू 0। ठीक है, फोर्स कितना होगा, KQ अपॉन R² Q0 और R कैप की डायरेक्शन। ठीक है, तो E इज इक्वल टू हो गया Q0 से Q0, अच्छा डिवाइड में ना, डिवाइड में सब क्या चल रहा है, Q0, तो Q0 से Q0 कैंसिल आउट, तो ये लिमिट भी चेंज होगी, Q0 बचा ही नहीं है, तो क्या हो गया, KQ अपॉन R² और R कैप। तो नॉर्मली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज के लिए R डिस्टेंस पे क्या फॉर्मूला होता है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, और मात्रक अगर देखना चाहें तो वोल्ट पर मीटर होता है, और बाकी मात्रक पे यानी यूनिट पे और डायमेंशन पे ये सारी मैं पहले करवा चुका हूं, तो इसमें मैं जा ही नहीं रहा हूं अभी। ठीक है, तो कुल मिला के जो है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है वो कुछ इस तरह की होती है। ये क्यों होती है, क्योंकि चार्ज के चारों तरफ क्या होती है, फील्ड लाइन। एक और जैसे कंसेप्ट कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा किताबों में, लेकिन जब भी हम फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पर यूनिट वॉल्यूम एरिया ले रहे हैं तो उस एरिया में से फील्ड लाइन कितनी निकल रही है। देखो, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन का मतलब क्या है, प्लस, ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन का मतलब है प्लस। और अगर आप उस एरिया में से यूनिट एरिया में से निकलने वाले अगर फील्ड लाइन की बात करें तो वो क्या होगा,
फील्ड इंटेंसिटी। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसके उतनी ही ज़्यादा फील्ड लाइन्स होंगी। तो इसका मतलब आप यूनिट एरिया लेंगे तो उसमें क्या होंगी, फील्ड लाइन उतनी ही ज़्यादा निकलेगी। इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि फील्ड जो लाइन है वो कितनी है वो हम देख रहे हैं, और कितनी मतलब किसमें, यूनिट एरिया में कितनी है फील्ड लाइन, उसे हम क्या बोलेंगे, फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और टोटल कितनी लाइन है उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स, जो हमारा आगे टॉपिक रहेगा फ्लक्स का। ठीक है, तो चलिए, तो ये होगी मेरे पास फील्ड लाइन इंटेंसिटी। अब इनके इंटेंसिटी जो है उसको पढ़ाने से पहले, क्योंकि आपको जब इंटेंसिटी के बारे में क्वेश्चंस दिया जाएगा एग्जाम में, तो कभी भी पॉइंट चार्ज की इंटेंसिटी नहीं दी जाएगी, आपको हमेशा इंटेंसिटी दी जाएगी ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो क्या हो, यूनिफॉर्म। तो सबसे पहले इसको यहाँ लिख लीजिए, इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन मतलब ये वाला जो कंसेप्ट है हमारा। देन उसके बाद हम सीधा सीधा कहाँ चलते हैं। अच्छा, इसको मैं एक और भी लिख सकता हूँ कि अगर एफ लिखते हैं तो एफ क्या हो जाएगा, क्यू ई भी हो जाएगा, जो आपको कई बार काम आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपकी क्या है, इसी से बनाया गया है, कई बार आपके, या नोट कर देता हूँ क्योंकि हमने नोट लिया है, तो ये वाला फॉर्मूला भी आपके कई जगह काम आने वाला है। ठीक है, अब मुझे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन 100% आपके आता भी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसके, यूनिफॉर्म चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए आता है। तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन सा हो सकता है, आप लाइन में कर सकते हैं, सरफेस में कर सकते हैं, और वॉल्यूम में कर सकते हैं। 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। ठीक है, वो मैं अब यहाँ पे लेने वाला हूँ। अब आपके जो मैंने पहले वीडियो बनाए थे, इससे जस्ट पहले 2 वीडियो, वो सारे आपके यहाँ पे यूज आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसमें अभी मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके बारे में पढ़ाऊंगा, है ना। तो अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ है ना, अच्छे से एक एक चीज क्लियर करते चलना कि ये मतलब क्या है इसका, ना मतलब समझ जाओगे तो बड़ा सिंपल है ना। क्योंकि अभी मैंने आपको कहा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया। और ये लाइन आप उठा के देख लेना, आपको बोर्ड की, सीबीएसई की, चाहे कोई सी बुक उठा के देखना, उसमें आपको कई लाइन नहीं मिलेगी, लेकिन अल्टीमेटली इसका मतलब वही है। ठीक है, चलिए वो आपको समझा भी दूंगा कैसे, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट जो है ये एक्सपीरियंस से फाइंड आउट किया मैंने भी। तो चलिए अब हम आते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास 3 तरह के हो सकते हैं। पहला कौन सा है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या लीनियर कह सकते हैं जिसे, ना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं इसको। लीनियर है लाइन, कोई भी हो, एक चीज ले लेना। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ये क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा सिंपल है। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, अगर आपके मान लीजिए कोई वायर है या कोई रोड है, रोड भी कौन सी, थिन होनी चाहिए, उसके अंदर अगर आप क्या करते हैं, चार्ज को लेते हैं। तो आपने क्या किया, इसको टोटल मिला के क्यू चार्ज दिया है। तो क्यू चार्ज क्या होगा, इस तरह से आपके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव वो कोई भी हो सकता है। और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ मान लीजिए एल है। ठीक है, लेंथ कितनी है, एल है। तो पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे लेमदा। ये फिक्स है, ये वैल्यू जो हम लिख रहे हैं ये हमेशा लेमदा ही मिलेगा आपको फॉर्मूले में, ना। लेमदा जो है वो क्या हो जाएगा, Q बाई एल हो जाएगा, जिसे हम क्या कर रहे हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सेकंड कौन सा हो जाएगा, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, एरिया का मतलब है कि आपके पास ये एरिया था कुछ इस तरह का, यानी कि 2D में, ये क्या है 1 डायमेंशन, ये किसमें होगा 2 डायमेंशन में। तो आपके पास क्या है, कुछ इस तरह से हमने चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली कर रखा है। तो इसका मतलब इसका एरिया कितना होगा, ए, इसमें चार्ज टोटल कितना है, Q। तो कुल मिला के जो हम पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, अच्छा ये पर यूनिट लेंथ चार्ज है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसी तरह से इसको लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे, चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया इसे हम किससे लिखेंगे, सिग्मा से। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है Q अपॉन A। ठीक है, इसी तरह से तीसरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनता है वो कौन सा बनता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आयतन के अंदर, है ना। तो आयतन के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो इसका मतलब क्या है कि आपके 3 डायमेंशन में है। तो इस तरह से मान लीजिए 3D में आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। जब आपने 3D में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है तो यहाँ पे क्या आएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्या आएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है,
ये क्या होता है रो, तो क्या हुआ Q अपॉन V। तो कुल मिला के ये जो तीनों की तीनों चीजें हैं वो आप यहाँ क्लियर कर लीजिए। जब भी लेमदा लिखा है इसका मतलब क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ हम निकालने के लिए टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, ठीक है। फिर है चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा, सिग्मा का मतलब Q अपॉन A। उसके बाद चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम में चार्ज है सिमेट्रिकली, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो रो होगा, ठीक है। इसको क्या कहेंगे Q अपॉन V, है ना, V मतलब वॉल्यूम। अब एक चीज दिमाग में रखिए, क्योंकि ये चीजें मैं अभी आपको क्यों लिखवा रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी है। ये लिखवाने का रीजन है क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ जहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म का जो है आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। वो आंसर आपका क्यू में नहीं आएगा, वो आपका आंसर रो, लेमदा और जो सिग्मा है उसमें उसका आंसर आता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के एक दो क्वेश्चन लेता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि मैंने ये चीज क्यों की है ना। चलिए अब जो है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में है, तो सबसे अच्छा एग्जांपल जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बनता है वो बनता है रिंग का, है ना। तो मान लीजिए कोई रिंग है, उस रिंग के जो आपके, ये मान लीजिए इस तरह की कोई रिंग है जिसमें आपने क्या किया, क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। कितने चार्ज को, क्यू चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है यूनिफॉर्मली। तो इसके सेंटर से ये कोई डिस्टेंस है यहाँ पे, जहाँ एक पॉइंट P है, ये आपका इसका ओरिजिन O है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है, मान लीजिए D डिस्टेंस है। इस D डिस्टेंस से आपको क्या करना है, D डिस्टेंस से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, अल्पांश लेता हूँ, ठीक है। तो अल्पांश लेता हूँ तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो कुछ इस तरह से होगा, है ना। अल्पांश की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, D कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करें। दूसरी चीज क्या है कि जब आपने ये चार्ज दिया इसमें कंप्लीटली, ठीक है, और इसकी रेडियस हमें R दे रखी है, ठीक है। रेडियस कितनी है, रेडियस जो है इसकी वो है R। तो यहाँ से अगर मैं लेमदा फाइंड आउट करता हूँ, लेमदा कितना हो जाएगा कि Q अपॉन 2πr, ठीक है। लेमदा कितना होगा, Q अपॉन 2πr। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि पर यूनिट जो लेंथ जो हमारा जो चार्ज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लेमदा बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेमदा हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, DE निकालना है। तो DE क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है। अगर मैं इसकी मोड इसकी बात करूं मैग्नीट्यूड की, तो DE कितना हो जाएगा, तो सिंपली मैं अगर DE देखूं तो ये रहेगा DE, क्या रहेगा कि चार्ज कितना है, ये है मेरा DQ चार्ज, ठीक है। कितना चार्ज है, DQ चार्ज है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी कि K DQ अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी है, ये मान लीजिए हम इससे स्मॉल r से डिनोट कर देते हैं, जो कितनी हो गई R², ठीक है। अब यहाँ से DQ क्या होगा, तो DQ देखिए पर यूनिट चार्ज में कितना है ये, तो इसकी जो लेंथ है ये मान लीजिए कितनी है, DL लेंथ है। कितनी है, DL लेंथ है। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, लेमदा DL, ठीक है, लेमदा DL। तो लेमदा की अगर वैल्यू रखते हैं तो कितनी हो जाएगी, Q अपॉन 2πr और DL। तो इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए लिखने में मैं क्या करता हूँ, सिर्फ लेमदा DL लिख देता हूँ। DQ की जगह क्या लिख देता हूँ, लेमदा DL R²। ये क्या है, ये मेरा है DE सिर्फ उस अल्फांश के लिए। अब मुझे क्या करना है, उस अल्फांश का नहीं निकालना, पूरी की पूरी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। जब पूरी की पूरी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो देखिए इस पूरी की पूरी रिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जो चीज़ है, मान लीजिए मैं यहाँ एक और अल्फांश लेता हूँ, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, ये भी DL लंबाई का है, इसकी वजह से भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये कितना है, थीटा एंगल है, ये कितना है, थीटा एंगल है। तो इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले में DE cos थीटा दोनों के क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन थीटा क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। भाई इस तरफ जो होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। समझ पा रहे हैं मेरे बात को, कि अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी कितना होगा, थीटा, ये भी थीटा होगा। तो कोस थीटा वाले जो होंगे वो दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। बाकी साइन थीटा वाले क्या करेंगे, एक दूसरे को जो है चाहे कोई सा ही पॉइंट लेंगे, यहाँ लेंगे तो इस तरह से हो रहा है साइन थीटा वाले। जब इस पॉइंट की बात करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे को फिर कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस पूरे की पूरी रिंग की वजह से साइन थीटा वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोस थीटा वाले क्या होंगे, सारे के सारे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के जो मेरे पास इक्वेशन बनेगी इसकी, वो क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन। तो जो मेरे पास आंसर आएगा, वो क्या आंसर क्या आना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, E, वो हो जाएगा DE cos थीटा, ठीक है। इसका कौन सा पार्ट लेना, cos थीटा वाला पार्ट लेना। तो रख दीजिए इसके अंदर, तो इंटीग्रल K लेमदा DL अपॉन R², ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, cos थीटा। अब निकालिए cos थीटा कितना होगा, ये मेरे पास यहाँ कर देता हूँ। ये ट्राइंगल है जिसमें ये थीटा है, ये हमारे पास D है, ये हमारे पास R है और ये हमारे पास कैपिटल R है, ठीक है।
तो हमारे पास ये r इक्वल टू कितना हो गया, इस अगर इस r की बात करूं तो ये r हो जाएगा r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 1/2। ठीक है, कोस थीटा कितना हो जाएगा, अगर कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, तो कोस थीटा मेरे पास सिंपली हो जाएगा क्या होता है कोस थीटा, अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है, बेस हो जाएगा मेरे पास d, हाइपोटेनियस कितनी है स्मॉल r, तो इसका मतलब d और r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 1/2। ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो इंटीग्रल में क्या हो जाएगा k लैम्डा dl अपॉन ये वैल्यू कितनी हो जाएगी r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से तो ये बन जाएगा, और एक क्योंकि कोस थीटा वाले से आएगा d अपॉन r, तो उसका यहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा टू द पावर 3/2, और यहाँ क्या बचेगा d, तो d को आगे ले लेंगे, तो कुल मिला के जो है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा E, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा k लैम्डा d। ठीक है, k लैम्डा और d बार आ गया डिवाइडेड में r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, l के रेस्पेक्ट में, l यहाँ कहीं नहीं है, बचा क्या dl। ठीक है, अब क्या करोगे, अब सीधा सीधा जो है इसका dl का इंटीग्रल, तो dl का इंटीग्रल कितना होगा, dl का इंटीग्रल जो है हमारे पास वो हो जाएगा सीधा सीधा 2πr, क्योंकि हमने एक का ही लिया है ना, तो कितना हो जाएगा 2πr। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितना हुआ k लैम्डा d अपॉन r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2 और 2πr। अब क्योंकि हमारा लैम्डा क्या है q अपॉन 2πr, तो q क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो हो जाएगा हमारे पास k q d अपॉन r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ठीक है, ये क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब डायरेक्शन हम अगर लेंगे तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्योंकि ये तो सारे कैंसिल आउट होकर कंपोनेंट, सिर्फ कौन सा बचेगा, इससे दूर की तरफ वो जो डायरेक्शन होगी वो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ ये। ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, इसको 1/4πε में लिख दोगे तो भी आपको इक्वेशन मिल जाएगी। तो डायरेक्शन क्या हो गई, तो मान लीजिए ये कौन सी डायरेक्शन मानते हैं हम, जेड डायरेक्शन, ये हमारी वाई और ये एक्स है ना। ठीक है, तो कौन सा हुआ जेड कैप। तो हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना चाहे तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू k q d r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू दी पावर 3/2 और डायरेक्शन जेड कैप। ठीक है, अगर उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो कौन सी डायरेक्शन होगी, जेड कैप जो है इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से जो है मान लीजिए पूछते हैं कि इसके सेंटर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, रिंग के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो सेंटर में कितना होगा, तो सेंटर की अगर बात करें तो D इक्वल टू कितना हो गया 0। तो जैसे आप D इक्वल टू 0 रखोगे तो इक्वेशन कितनी मिल गई आपको, ये इक्वेशन में सब कुछ 0 मिल जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारी रिंग है उस रिंग के सेंटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो रिंग के सेंटर में D इक्वल टू 0, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना है 0, यानी कि यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, आगे समझ में। अब एक और क्वेश्चन दे देते हैं, क्या देते हैं कि अगर मान लीजिए इस रिंग में क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए ये रिंग है ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आप फाइंड आउट कर चुके हो, यहाँ से किसी चार्ज Q को छोड़ते हैं। ठीक है, किसी चार्ज Q को छोड़ते हैं तो क्या होगा, वो ऐसे नीचे जाके इसमें क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो उसके लिए टाइम पीरियड फाइंड आउट कीजिए, क्या फाइंड आउट कीजिए, टाइम पीरियड जो है वो फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, या फिर ये प्रूव कीजिए कि ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, और ये कंडीशन क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि D इज लेस देन R, यानी कि R की जो वैल्यू है वो क्या है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी रिंग है, उसके लिए आपको इसमें फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया, तो आप क्या करेंगे, फोर्स की इक्वेशन बनाएंगे। फोर्स की इक्वेशन क्या होगी, माइनस की Q और E, माइनस की QE, किसी डिस्टेंस D पर आपको ये इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बना के फिर इसका सॉल्यूशन करना है। फाइनल सॉल्यूशन आप देखिए क्या आता है। ठीक है, क्योंकि अब देखिए अब आप D नहीं मान सकते इसको, जब आप इसको यहाँ से छोड़ते हो तो क्या फिक्स पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो वेरी हो रहा है इसका मतलब आप क्या मान लीजिए इसके कि मान लीजिए Q जो है यहाँ से Z, क्योंकि टाइम के साथ इसकी वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो कोऑर्डिनेट मानना पड़ेगा। तो Z कोऑर्डिनेट में मोशन हो रहा है, तो आप फोर्स भी जो लेंगे वो क्या लेंगे, d2z और dt²। ठीक है, यहाँ जो आप इक्वेशन बनाएंगे ये, इसमें d के लिए क्या रखेंगे, z रखेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।